नमस्कार। कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि भाई वो कौन सी बारीकियां हैं या कौन से नियम हैं जिनके चलते राज्य विधानमंडल के सदस्य मतलब एमएलए या एमएलसी उनको अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। आखिर किन आधारों पर आप समझ रहे हैं उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। आज हम ना इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे और हमारी इस गहन चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191। हाँ, ये वही प्रावधान है जो राज्य विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता की शर्तें तय करता है। हमारे पास जो सामग्री है वो इन नियमों का आप कह सकते हैं काफी विस्तृत विश्लेषण करती है। तो हमारा लक्ष्य सीधा है इस विश्लेषण के जरिए अनुच्छेद 191 के जो सबसे अहम पहलू हैं उनको समझना। वो कौन सी स्थितियां हैं जो किसी सदस्य की अयोग्यता खत्म कर सकती हैं और हमारे लोकतंत्र के ताने बाने में इन नियमों की क्या भूमिका है। चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण की गहराइयों में उतरना। तो अनुच्छेद 191 जैसा आपने बताया साफ तौर पर कुछ शर्तें बताता है जिनके पूरा होने पर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य चुने जाने या आप कह लें बने रहने के लायक नहीं रहता। इस विश्लेषण में इन शर्तों को काफी स्पष्टता से रखा गया है। ये शर्तें आखिर हैं क्या, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल। ये अनुच्छेद आप देखें तो एक तरह से विधानमंडल सदस्यों के लिए कुछ बुनियादी मानक तय करता है और अगर कोई सदस्य इन मानकों से भटकता है तो उसकी सदस्यता पर सवाल उठ सकता है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अयोग्यता के मुख्य आधार इस प्रकार हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है वो है क्लॉज 1 के तहत लाभ का पद धारण करना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद स्वीकार कर लेता है जिससे उसे किसी भी तरह का आप समझिए आर्थिक लाभ मिल रहा हो, वेतन हो, भत्ता हो या कोई और सुविधा। अच्छा, लाभ का पद ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन क्या इसकी परिभाषा हमेशा इतनी साफ होती है? मतलब कई बार ये पद मानद, हॉनररी भी तो हो सकते हैं। इस विश्लेषण में इस पर कुछ रोशनी डाली गई है। सिर्फ वेतन नहीं है बल्कि किसी भी तरह का आर्थिक फायदा हो सकता है। और हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है, मंत्री का पद। मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाता ताकि सरकार कार्यपालिका वो सुचारू रूप से चल सके। तो अगर कोई एमएलए या एमएलसी मंत्री बनता है वो अयोग्य नहीं होता, लेकिन हाँ, किसी सरकारी निगम या बोर्ड का अध्यक्ष बनना जहां लाभ जुड़ा हो वो इस दायरे में आ सकता है। समझ गया। यानी मंशा यह है कि सदस्य किसी ऐसे पद पर न हो जहां उसकी निष्ठा बट जाए या वो सरकार के आप कहें तो अनुचित प्रभाव में आ जाए। ठीक है, ये हुआ पहला आधार। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है क्लॉज 2, दोहरी सदस्यता, ड्यूअल मेंबरशिप। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर राज्य की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। अगर कोई मान लीजिए दोनों के लिए चुन लिया जाता है तो नियम ये कहते हैं कि उसे एक निर्धारित समय के भीतर एक सीट खाली करनी होगी। हाँ, ये तो काफी तार्किक लगता है। भाई एक व्यक्ति का पूरा ध्यान और समय एक ही सदन के प्रति होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है क्लॉज बी, जिसे इस विश्लेषण में असंवैधानिक घोषित होने के संदर्भ में समझाया गया है और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे हम आम भाषा में दल बदल कानून कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी व्हिप के निर्देशों के खिलाफ सदन में वोट करता है या मान लीजिए वोटिंग से गैर हाजिर रहता है तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। दल बदल कानून ये तो हमेशा ही राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म बहस का मुद्दा रहता है। यह निश्चित रूप से एक अहम प्रावधान है जो राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता पर बहस होती रहती है। बिल्कुल। अगला आधार है क्लॉज सी, यदि सदस्य को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट जिसे कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुका है और कानूनी तौर पर उसकी ये स्थिति प्रमाणित है, तो जब तक वो इस स्थिति से उभर नहीं जाता वो सदस्य नहीं रह सकता। अच्छा, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? क्या ये माना जाता है कि आर्थिक रूप से दिवालिया व्यक्ति वो बाहरी दबावों या शायद प्रलोभनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकता है? ये एक संभावित तर्क है, बिल्कुल। साथ ही ये सदस्य की वित्तीय प्रबंधन क्षमता और आप कह सकती हैं सार्वजनिक विश्वसनीयता पर भी एक सवाल खड़ा कर सकता है।
इसके बाद है क्लॉज डी, जो नागरिकता से जुड़ा है, सिटीजनशिप। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, या उसने अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है, या फिर वो किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या कह ले अनुगत्य रखता है, तो वो विधानमंडल का सदस्य बने रहने के योग्य नहीं होगा। ये तो बिल्कुल बुनियादी शर्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। भारत के जनप्रतिनिधि का भारतीय नागरिक होना और देश के प्रति निष्ठा रखना तो भाई आवश्यक ही है। और अंतिम आधार क्या बताया गया है विश्लेषण में? अंतिम आधार है क्लॉज ई। यदि सदस्य संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया हो। हमारे पास मौजूद विश्लेषण इसका एक प्रमुख उदाहरण देता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इस कानून के तहत कई आधारों पर अयोग्यता हो सकती है, जैसे कि कुछ गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर, खासकर जहां 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई हो, या फिर चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर, या फिर एक और आम कारण है तय समय सीमा में अपने चुनावी खर्चों का ब्यौरा दाखिल न करने पर। तो संक्षेप में कहें तो मतलब कई सारे आधार हैं। लाभ का पद, दोहरी सदस्यता, दल बदल, दिवालियापन, नागरिकता का मुद्दा या फिर किसी अन्य कानून के तहत दोषी पाए जाना, ये सब किसी सदस्य की आप कह लें कुर्सी छीन सकते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन अलग अलग मामलों में मतलब आखिरी फैसला कौन करता है? क्या ये सदन के अंदर ही तय होता है या कोई और संस्था इसमें शामिल है? हाँ, ये महत्वपूर्ण पहलू है और यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग है, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है। दल बदल के मामले, यानी जो 10वीं अनुसूची के तहत आते हैं, उनका फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं, मतलब विधानसभा में स्पीकर और विधान परिषद में चेयरमैन। लेकिन अनुच्छेद 191 के तहत आने वाले जो बाकी सभी आधार हैं, जैसे लाभ का पद, दिवालियापन, नागरिकता या आरपीए कानून के तहत अयोग्यता, इन मामलों में अंतिम निर्णय राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर का होता है। राज्यपाल, अच्छा। क्या वो अपनी मर्जी से ये फैसला लेते या फिर किसी की सलाह पर निर्भर करते हैं? नहीं, यहाँ एक पूरी संवैधानिक व्यवस्था है। राज्यपाल ये निर्णय लेने से पहले भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय लेते हैं। और अहम बात यह है कि राज्यपाल चुनाव आयोग द्वारा दी गई राय के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। उनको वो राय माननी होती है। ये प्रक्रिया एक तरह से पक्का करती है कि निर्णय राजनीतिक ना होकर संवैधानिक और कानूनी तथ्यों पर आधारित हो। हाँ, ये पूरी व्यवस्था काफी विस्तृत और मतलब सोच समझकर बनाई गई लगती है। इसमें शक्तियों का संतुलन भी नजर आता है साफ तौर पर। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये नियम आखिर बनाए ही क्यों गए? मतलब इनके पीछे संविधान निर्माताओं की, खासकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व की क्या सोच थी? इस विश्लेषण में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सभा में दिया गया एक दृष्टिकोण साझा किया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका स्पष्ट मानना था कि विधानमंडल में ऐसे लोग होने चाहिए जो पूरी तरह से जनसेवा के प्रति समर्पित हों, कोई और हित ना साध रहे हों। लाभ के पद और दोहरी सदस्यता जैसे प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सदस्यों की निष्ठा बटे नहीं, वे किसी लालच या दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यानी मूल विचार था हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, उसको रोकना, है ना? ये पक्का करना कि सदस्य अपने पद का इस्तेमाल व्यक्तिगत फायदे के लिए ना करें और उनका पूरा ध्यान सिर्फ जनता के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने पर रहे। बिल्कुल सही। डॉक्टर अंबेडकर की चिंता थी कि अगर सदस्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर होंगे तो वो सरकार की नीतियों और कामकाज का निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे? ये तो मुश्किल है। उनकी वफादारी फिर सरकार के प्रति हो जाएगी, ना कि उन लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें चुना है। इसी तरह दोहरी सदस्यता से ना तो वे किसी एक सदन के साथ पूरा न्याय कर पाएंगे और ना ही अपने क्षेत्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रह पाएंगे। तो इन नियमों का लक्ष्य लोकतंत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को मजबूत करना था। इस विश्लेषण में यह भी बताया गया है कि राज्य विधानमंडलों के लिए अनुच्छेद 191 में जो प्रावधान है वो काफी हद तक संसद सदस्यों यानी एमपीज के लिए अनुच्छेद 102 में दिए गए प्रावधानों जैसे ही हैं। हाँ, ये समानता दिखाती है कि हमारे संविधान निर्माता राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी संस्थाओं की स्वतंत्रता, उनकी गरिमा और निष्पक्षता को लेकर कितने सजग थे। उन्होंने दोनों के लिए आप कह सकते हैं एक जैसे उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये थे इन नियमों के पीछे के ऐतिहासिक कारण और उद्देश्य।
बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये नियम आज इतने सालों बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं? क्या वाकई में इनका इस्तेमाल होता है या ये सिर्फ संविधान की किताबों में दर्ज होकर रह गए हैं? ये बहुत अहम सवाल है और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अनुच्छेद 19(1) आज भी भारतीय लोकतंत्र में एक जीवंत और सक्रिय प्रावधान है। ये सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं है, बल्कि इनका व्यावहारिक असर लगातार देखने को मिलता है और ये विधान मंडलों की शुचिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस विश्लेषण में कुछ हालिया उदाहरण भी दिए गए हैं जो शायद 2024-25 की अवधि के हैं या सांकेतिक रूप से उस समय सीमा का उल्लेख करते हैं ताकि इनकी प्रासंगिकता समझाई जा सके। हाँ, जैसे इसमें 2025 के उदाहरण के तौर पर बताया गया कि महाराष्ट्र में दल बदल कानून यानी 10वीं अनुसूची के तहत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया। ये तो काफी बड़ी संख्या है। जी हाँ, और एक और उदाहरण उत्तर प्रदेश का दिया गया है जहां एक विधायक को सरकारी ठेका लेने के कारण मतलब लाभ के पद के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग आधार, दल बदल और लाभ का पद व्यावहारिक रूप से लागू हो रहे हैं। विश्लेषण में न्यायपालिका की भूमिका और दूसरे कानूनों के असर का भी जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि दल बदल के मामलों में स्पीकर को फैसला लेने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर 3 महीने के भीतर निर्णय ले लेना चाहिए। सही। ये दिखाता है कि न्यायपालिका भी इन संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर नजर रखती है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की भूमिका भी इसमें आती है, जैसा आपने पहले बताया था। निश्चित रूप से आरपीए 1951 के तहत, जैसा हमने पहले भी बात की, अगर किसी सदस्य को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाती है, फौरन। इतना ही नहीं, सजा पूरी करने के बाद भी वो अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है। ये प्रावधान राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। विश्लेषण में 2024-25 के कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं जो शायद दर्शाते हैं कि ये कोई दुर्लभ घटनाएं नहीं हैं। सही कहा। जानकारी के मुताबिक 2024-25 में 50 से ज्यादा विधायकों को अलग-अलग राज्यों में विभिन्न कारणों से अयोग्य ठहराया गया। इसमें दल बदल, लाभ का पद और चुनावी खर्चों का हिसाब न देना, जो आरपीए के तहत आता है, जैसे मामले शामिल हैं। ये संख्या इस बात का प्रमाण है कि ये नियम सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इनका सक्रिय रूप से इस्तेमाल हो रहा है। इसमें झारखंड का एक खास मामला भी बताया गया है जो 2024 का है। लगता है ये लाभ के पद वाले नियम को और अच्छी तरह समझने में मदद करेगा। क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं? हाँ, ये मामला प्रक्रिया को काफी अच्छे से समझाता है। इस विश्लेषण के अनुसार 2024 में झारखंड में एक विधायक ने राज्य सरकार के अधीन एक कंपनी में निदेशक का पद स्वीकार कर लिया। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई, कहा कि ये लाभ का पद है और राज्यपाल के पास शिकायत दर्ज करा दी। तो फिर प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? राज्यपाल ने क्या किया? तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, जैसा हमने बात की, राज्यपाल ने इस मामले को राय के लिए भारत के चुनाव आयोग को भेजा। चुनाव आयोग ने मामले की जांच की और पाया कि विधायक द्वारा धारण किया गया पद वास्तव में लाभ का पद है, क्योंकि उससे कुछ आर्थिक या अन्य लाभ जुड़े हुए थे। आयोग ने अपनी ये स्पष्ट राय राज्यपाल को भेज दी। और जैसा कि आपने पहले बताया, राज्यपाल चुनाव आयोग की राय मानने को बाध्य हैं। तो अंतिम निर्णय क्या हुआ? बिल्कुल। चुनाव आयोग की राय मिलने के बाद राज्यपाल ने अनुच्छेद 191(1) के तहत उस विधायक को लाभ का पद धारण करने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक शिकायत पर पूरी संवैधानिक मशीनरी हरकत में आती है। राज्यपाल, चुनाव आयोग और कैसे ये नियम जमीनी स्तर पर लागू होते हैं, जिसका सीधा असर सदस्य की सीट पर पड़ता है। ये वाकई एक सटीक उदाहरण है जो दिखाता है कि ये नियम सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहार में भी काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अनुच्छेद 191 विधानमंडल के सदस्यों के लिए एक तरह की नैतिक और कानूनी लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये संविधान का तरीका है, आप कह लें, ये पक्का करने का कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बाहरी दबावों या लालच से मुक्त रहें और उनकी पहली और एकमात्र जवाबदेही उन्हें चुनने वाली जनता के प्रति हो। इस विश्लेषण में इसे विधानमंडल का शुद्धिकरण कहा गया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो अयोग्य या गलत काम करने वालों को व्यवस्था से बाहर करती है ताकि सदन की गरिमा बनी रहे और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों। यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है
जैसा कि ये विश्लेषण इशारा करता है, ये नियम सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है। मतलब ये केवल दंडात्मक, प्यूनिटिव नहीं है। इनका एक बड़ा उद्देश्य निवारक भी है, प्रिवेंटिव। ये नियम विधायी प्रक्रिया की निष्पक्षता, उसकी गरिमा और सबसे बढ़कर उसमें जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। जब जनप्रतिनिधि इन स्थापित मानकों का पालन करते हैं तो आम लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं में बढ़ता है, और यही भरोसा किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल सही कहा, बहुत खूब कहा आपने। इस विश्लेषण के अंत में दल बदल कानून को और सख्त करने पर भी एक सवाल उठाया गया है, और इसी से जुड़ा एक गहरा विचार सोचने पर मजबूर करता है कि भाई दल बदल विरोधी नियमों को बनाते या सुधारते समय ऐसा संतुलन कैसे साधा जाए जो एक तरफ राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करे, क्योंकि बार बार दल बदल से सरकारें अस्थिर होती हैं, यह हम देखते हैं, और दूसरी तरफ एक चुने हुए सदस्य के मतलब अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने या अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के अधिकार का भी हनन न हो। अक्सर ये बहस होती है कि कहीं ज्यादा सख्त कानून सदस्यों को पार्टी आला कमान का एक तरह से बंधक तो नहीं बना देते। ये वास्तव में एक बहुत ही जटिल और आप कह सकते हैं नाजुक संतुलन साधने वाला प्रश्न है, जिस पर लगातार बहस और विचार विमर्श की जरूरत है। किन मूलभूत सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? क्या पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है या जनप्रतिनिधि की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवेक का स्थान भी है? इन सवालों पर गंभीरता से सोचना होगा ताकि हम ऐसे नियम बना सकें जो राजनीतिक स्थिरता भी दें और साथ ही साथ सदस्यों की प्रभावी और सार्थक भूमिका को भी बाधित न करें। ये एक सतत चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद इस पर भविष्य में और भी गहन विश्लेषण की आवश्यकता होगी।